हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर्स चल रहे थे। उसमें जो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 11, जिसमें आपने पढ़ा था कि मजदूरी एवं वेतन प्रशासन क्या होता है, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। आज की वीडियो में उसके आगे हम जो आपका चैप्टर 12 है वो पढ़ेंगे कि प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफर, पदोन्नति, पदावनति एवं स्थानांतरण। आज की वीडियो का आपका ये टॉपिक रहेगा। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए। और इसकी आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से चेक कर लीजिएगा। सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पर शुरू करते हैं कि अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरह से उसको चयन किया जाता है, सिलेक्शन होता है, आपको भर्तियां होती हैं, उसके बाद कैसे उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो ट्रेनिंग होती है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, साथ ही और भी उसको जो वेजेस दी जाती हैं किस तरह से दी जाती हैं, क्या उसके डायमेंशन होते हैं। अब इस सब के बाद आगे उसका प्रमोशन भी किया जाता है, डिमोशन भी होता है और ट्रांसफर भी होता है। तो यही तीनों चीजें क्या होती हैं अब हम ये पढ़ेंगे। तो पदोन्नति की अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन दो उसमें आपके दो चीजों से मिलकर बना है, एक पद और उन्नति। नाम से क्लियर हो रहा है, आप लोग जानते भी होंगे प्रमोशन का मतलब क्या रहता है। ये जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर एक टाइम के बाद या अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें आगे और उसमें उन्नति दी जाती है, प्रमोट किया जाता है, आगे वो हो जाती है। या इस तरह से कह सकते हैं कि पद में उन्नति की जाती है, इसलिए वो हो जाता है हमारा पदोन्नति। अभी जिस उस पर हम काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का हमको काम मिल जाता है या उसके ऊपर लेवल पे हमको प्रमोट कर दिया जाता है, आगे चांस बढ़ा दिया जाता है, वो हो जाता है हमारा पदोन्नति। जिसमें कि डेल एस बीच जो थे उन्होंने जो डिफिनेशन दी थी इसकी कि जब किसी कर्मचारी को उच्च स्तरीय पद का कार्यभार सौंपा जाता है तो उसे पदोन्नति कहा जाता है। अ प्रमोशन इज ए असाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू ए जॉब ऑफ हायर रैंक, यानी कि जब हायर रैंक की जॉब दी जाती, अभी जिस रैंक पर आप काम कर रहे हैं उस रैंक से ज्यादा अच्छी आपको जॉब ऑफर की जाती है, दी जाती है, वो हो जाता है हमारा प्रमोशन। इसमें ये रहता है कि जिस भी व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है उसको प्रमोशन दिया जाता है अच्छा काम करने के लिए, तो वहाँ पे ये रहता है कि उसकी सैलरी भी बढ़ती है, साथ ही उसको एक्स्ट्रा और जो एडवांटेजेस हैं वो भी मिलने लगते हैं, साथ ही यहाँ पर उसकी रैंक भी जो है आगे बढ़ती है और उसका फ्यूचर जो होता है ब्राइट होता है और आगे बढ़ने के चांसेस उसके बढ़ते मिलते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो प्रमोशन के साथ जुड़ी रहती हैं। अब आ जाते हैं कि पदोन्नति व उन्नति, यानी कि प्रमोशन वर्सेस अपग्रेडेशन, दो वर्ड हैं, कभी कभी एक समझ लिया जाता है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में काफी अंतर है। उन्नति जो होती है, पदोन्नति तो आपने समझ लिया, जब उसको हाई रैंक दी जा रही है तो पदोन्नति है। उन्नति जो होती है, अपग्रेडेशन जो होता है, इसका मतलब हो जाता है सीधा आर्थिक विकास से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। जब कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, उसका पद नहीं बढ़ाया जा रहा, उसकी रैंक नहीं बढ़ाई जा रही, रैंक उसकी वही रहेगी लेकिन उसकी जो सैलरी होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, उसका जो बेसिक सैलरी है या सैलरी है उसमें वृद्धि कर दी जाती है, वो हो जाता है अपग्रेडेशन, उन्नति। कई बार ऐसा होता है कि रैंक ना बढ़ा करके, प्रमोशन ना दे करके, एक टाइम लिमिट होती है कि 10 साल है, 10 साल तक अगर उस व्यक्ति ने, जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, अगर एक ही अपने रैंक पर काम किया तो अगर उसको प्रमोशन नहीं भी दिया जा रहा है तब भी उसका जो मूल वेतन होता है, उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो बढ़ा दी जाती है, वो नेक्स्ट रैंक की उसको मिलने लगती है। भले ही उसको जो जहाँ वो काम कर रहा है उसकी वो ना बदली जाए, उसकी जॉब की जगह ना बदली जाए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना चेंज हो, लेकिन उसकी जो मूल वेतन होता है, बेसिक सैलरी होती है, वो अपग्रेड कर दी जाती है, जो उसके हाई रैंक के लोग होते हैं उन्हीं के लेवल पर, वो हो जाता है अपग्रेडेशन। और जो प्रमोशन होता है उसमें वेतन सैलरी के साथ साथ क्या होता है, रैंक भी आगे बढ़ जाती है, रैंक भी हाई लेवल की मिलने लगती है, तो उसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, उसको अथॉरिटीज ज्यादा मिलने लगती हैं प्रमोशन में। लेकिन आपका अपग्रेडेशन में ऐसा नहीं होता, अपने ही रैंक पर वो काम करता है लेकिन उसकी सैलरी हाई रैंक की मिलने लगती है उसको। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाता है कि पदोन्नति की आवश्यकता या पदोन्नति क्यों की जाती है, या फिर कह सकते हैं पदोन्नति के उद्देश्य क्या है। नीड ऑफ परफॉर्मेंस आर हाई और वाई प्रमोशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन, कि प्रमोशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्यों करना चाहिए। तो जब भी कोई सर्विस में होता है तो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो ये रहती है कि एक ही जगह पर काम करते रहने पर आप क्या होता है, बोर हो जाते हैं, और आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको आगे कुछ नया काम नहीं मिल रहा है, आगे रैंक पर प्रमोट नहीं हो रहे, तो वहां पर आपका डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। आपका मन होता है इसको छोड़कर हम कहीं और कुछ और ट्राई करें जिससे कि आगे बढ़ सके।
क्योंकि बढ़ना या आगे परिवर्तन चेंजेस जो होते हैं वो तो आपका प्रकृति का एक नियम है, नेचर का रूल है। तो हर व्यक्ति एक ही जगह पर रुक कर नहीं रह सकता, आगे तो उसको बढ़ना ही होता है। इसलिए प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेते हैं कि जो पदोन्नति होती है वो सीधी भर्ती या आंतरिक भर्ती का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। यानी कि जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है उसका एक अच्छा स्रोत है। बहुत से ऐसे होते हैं जो वैकेंसीज आती है वहाँ पर नए लोगों को नहीं हायर किया जाता है। वो क्या होती है कि जो पहले से ही आपके यहाँ काम कर रहे होते हैं वर्कर्स होते हैं उन्हीं को प्रमोट करके ही उनको भरा जाता है उन वैकेंसीज को। और जब उन लोगों की जगह खाली होती है उस पर नए लोग रिक्रूट किए जाते हैं। ऐसा कभी कभी इसलिए भी होता है कि एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी रखते हों, ऑलरेडी उस काम को किए हुए होते हैं। इस वजह से भी उनको ही रखा जाता है आगे। फिर आ जाता है पदोन्नति से कर्मचारियों की क्षमता, योग्यता और प्रेरणा व मनोबल में वृद्धि होती है। जब वो प्रमोट होते हैं वो हाई रैंक पे जाते हैं, उनकी अथॉरिटीज उनको ज्यादा मिलती हैं, उनको साथ में जो उसके जो अनुलाभ हैं, भत्ते हैं, अलाउंसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हाई रैंक के साथ साथ उनको रहने के घर के लिए भी सुविधा मिलती है या साथ में कार की है मिल जाती है। ये सारी चीजें भी मिलती है तो क्या होता है समाज में जो एक उनका लेवल होता है वो भी बढ़ता है। इसलिए भी प्रमोशन उनको मिलना जरूरी होता है जिससे कि उनको मोटिवेशन बना रहे। फिर आता है पदोन्नति से संगठन या संस्था को अच्छे कर्मचारी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि जो भी होते हैं वो वर्कर्स वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, उसके काम कर चुके होते हैं। तो वहाँ पर उनको जब प्रमोट करके हम आगे जो है लेकर जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक नए ढंग से उनको नया सिखाना नहीं पड़ता। सारी चीजें अपनी जो कंपनी है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स है, रेगुलेशन है, काम करने का ढंग है, एक ट्रेनिंग बेसिक जो दी जाती है। जो नए रखे जाते हैं लोग उनको जो बेसिक ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है वो नहीं देनी पड़ती है, उनको ऑलरेडी सारी चीजें पता होती हैं। फिर आ जाता है कि पदोन्नति से कर्मचारियों में संस्था के प्रति उत्तरदायित्व समर्पण का भाव रहता है। उन्हें ये लगता है कि हाँ संस्था भी हमारे लिए सोच रही है, ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे लिए सोचती है। तो उनके मन में भी ये रहता है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने पूरे 100% दें, अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ काम करें। जैसे कि अगर हमें आगे प्रमोट किया गया है तो हम जिस भी रैंक पर गए हैं उस रैंक की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम अच्छे से निभा सके। नेक्स्ट आ जाता है कि पदोन्नति से कर्मचारी के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप करके उपलब्ध मानव साधन का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक सर्टेन टाइम तक काम करने के बाद, एक निश्चित समय तक काम करने के बाद वो व्यक्ति जो होता है काफी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। अब उसकी जो होती है कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है तो वहां पर उसको ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि हम उम्मीद कर सकते हैं उससे कि उसको हम ज्यादा भार डालेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। आप ही लोग हैं जब स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो फिफ्थ है सिक्स का सिलेबस अगर अब आप उठाकर देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। उस टाइम तो टफ लगता था, लेकिन आप अभी जो ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए है कि धीरे धीरे क्या होता है कि आप उस चीजों को उठाने के लायक बनते जाते हैं, उससे रिस्पॉन्सिबल आप बनते जाते हैं, इसीलिए अब बाकी चीजें भी ऐड होती चली जाती हैं। यही चीज एक सर्विस में भी रहती है। स्टार्टिंग में कम वर्कलोड रखा जाता है जिससे कि वो उस वर्कलोड को निभा सके। जैसे जैसे वहां वो काम करने जाएगा, जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, रिस्पॉन्सिबल होता जाएगा, वैसे वैसे वर्कलोड उसको बढ़ा सकते हैं। फिर आ जाता है कि व्यक्ति के विकास का माध्यम है और यह कर्मचारी का मनोबल ऊंचा उठाता है। पदोन्नति से कर्मचारियों का पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी वृद्धि होती है, भी मैंने समझाई है आपको। पदोन्नति से कर्मचारियों की कुशलता बढ़ती है। प्रशिक्षण से कर्मचारी की योग्यता अनुभव में वृद्धि होती है। जब उनको प्रमोट किया जाता है तो उन्हें प्रमोट किया जाता है तो जिस भी रैंक पर हम प्रमोट कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है वो हम देते हैं कि कैसे वो काम किया जाएगा। तो उससे क्या रहता है, एक तरह से उनका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि पदोन्नति के उद्देश्य होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पदोन्नति से जो कर्मचारी वर्कर है उसको बेनिफिट भी होता है, लाभ भी होता है। अब आ जाते हैं कि प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है, पदोन्नति नीति क्या होती है। कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आपका डिपार्टमेंट एक अलग ही होता है, उसका ये लायबिलिटी होती है, ये दायित्व होता है कि जो भी संगठन में जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज आ रहा है वो अच्छे से अच्छा आए, जिससे कि वो सही ढंग से काम कर सके और जिससे कि संस्था के ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि व्यक्तियों के एक समूह ही तो है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन ही तो है ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तक सब लोग एक अच्छे से मिल करके काम नहीं करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर उनका ये भी दायित्व बनता है कि जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी पदोन्नति का भी ध्यान रखे कि एक सही टाइम पर उनको प्रमोशन भी दिया जाए जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट हो, विकास हो सके। तो वहां पर बात आ जाती है प्रमोशन पॉलिसी की कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस बेसिस को उसका
निर्धारण किया जाएगा, किस आधार पर उनको पदोन्नत किया जाएगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं पदोन्नति नीति में। तो अब आ जाता है कि जो प्रमोशन हम कर रहे होते हैं तो वहां पर किन एलिमेंट्स को, किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए जो उस नीति में, उस पॉलिसी में होने चाहिए। क्या हो जाएगी कि ये नीति ऐसी हो कि जो संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि करे, इफेक्टिवनेस में वृद्धि करे। यानी कि जब हम प्रमोट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस काम के लिए हम जिस व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं वो व्यक्ति वो काम अच्छे ढंग से कर पाए, कर ले। जैसे कि अकाउंटिंग का, यानी कि अकाउंट्स विभाग का, डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति है, उसको हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे तो वो कर पाएगा? इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी जो है अकाउंट्स में है और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होगा उसकी उस डिपार्टमेंट में होगी। तो वहां पर हम ये चीज ध्यान में रख के प्रमोट करें कि कौन व्यक्ति कौन काम कर सकता है, तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आता है पदोन्नति ऐसी होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों के विकास के अवसर सुनिश्चित हों और उनमें कार्य संतुष्टि की भावना विकसित हो सके, यानी कि सेटिस्फाइड हो, जस्टिफाई हो उनके लिए। हम अगर प्रमोशन करके बहुत दूर किसी व्यक्ति को भेजे दे रहे हैं, क्योंकि आप कोई संस्था है, अगर उसकी बहुत सी शाखाएं हैं, बहुत सी ब्रांचेस हैं, हम उसका प्रमोशन करके अगर उसे काफी दूर की जगह दे देंगे जहाँ पर वो नहीं जा सकेगा या काम वो वही वहां ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो भी क्या होगा, उसके लिए सही नहीं होगा प्रमोशन। तो इस तरह से करना चाहिए कि वो सेटिस्फाई हो सके। फिर आ जाता है पदोन्नति न्याय संगत होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार के पक्षपात नहीं होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक साथ हम 10 लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं तो 5 लोग को बहुत अच्छी जगह दिए दे रहे हैं और बाकी 5 लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, उनको ऐसी जगह पर दिए दे रहे हैं या वो काम दिए दे रहे हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। तो जो भी प्रमोशन किया जाए सबके साथ बराबर होना चाहिए, किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कि पदोन्नति के अवसरों की सूचना पर्याप्त समय से पूर्व उपलब्ध करा देनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र समय पर प्रस्तुत कर सके। यानी कि जो प्रमोशन करते हैं तो पहले नोटिस आता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वो जब वहां पर प्रमोशन किया जाता है तो एक नोटिस पूरा आता है जिसमें कितने लोगों का प्रमोशन होना है, उनकी पूरी डिटेल्स रहती है, सब कुछ दिया रहता है जिससे कि वो जान सके कि उनका प्रमोशन किया जा रहा है। फिर आ जाता है कि पदोन्नति की सीढ़ियां पूर्व से ही स्पष्ट तथा तय रहनी चाहिए और संभव हो तो अब नियुक्ति के समय या पूर्व से भी स्पष्ट होनी चाहिए। इससे कर्मचारी को ये पता चले कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका फ्यूचर क्या है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं, जैसे कि जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं, अगर पहले वो 1st और 5th के लिए अपॉइंट होते हैं, उसके बाद जब उनका प्रमोशन होता है तो उनको हेडशिप मिलती है या फिर वो जूनियर में जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या फिर वो जूनियर में प्रमोट किए जाते हैं वहां के असिस्टेंट टीचर के लिए। उसके बाद उनका जो प्रमोशन होता है तो वहां पर जूनियर के प्रिंसिपल के लिए हो जाता है। तो एक क्या है, पहले से डिसाइड है कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप उनका प्रमोशन होगा। डायरेक्ट असिस्टेंट टीचर से उन्हें जो जूनियर का हेड है वो नहीं मिल जाएगा, उनको असिस्टेंट टीचर से एक एक लेवल आगे बढ़ता जाएगा और प्रमोशन उनको मिलता जाएगा। तो ये चीजें पहले से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होनी चाहिए कि किस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप उनका प्रमोशन होकर वो कहाँ तक आगे जा सकते हैं, हाई लेवल क्या है, हाई रैंक क्या है, जहाँ तक वो पहुंच सकेंगे, जिससे कि उन्हें अपना फ्यूचर पता रहता है। फिर आ जाता है पदोन्नतियां देखिए अधिकारियों के द्वारा दी जानी चाहिए। आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर पढ़ी है या फिर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने पढ़ा है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा रेखीय संगठन होता है, एक कर्मचारी संगठन होता है, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन के आपके दे रखे थे टाइप्स होते हैं। तो उसमें ये रहता है कि जो रेखीय होती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति एक लाइन में चलता है। जो भी अधिकार होते हैं या फिर जो दायित्व होते हैं, अथॉरिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक सीधी लाइन में चलती है। तो जो भी आपका प्रमोशन होना चाहिए वो भी एक सीधी लाइन में होना चाहिए, एक के बाद एक मतलब एक व्यक्ति आ रहा है उसके ऊपर का, फिर उसके ऊपर का, उसके बाद उसके ऊपर हाई रैंक का, तो एक सीधी रेखा में एक लाइन में होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं सब आपकी जो प्रमोशन पॉलिसीज है वो। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि जब भी प्रमोशन पॉलिसीज जो बनाई जा रही है उसमें ये सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि एक पॉलिसी जो है वो अच्छी पॉलिसी है। उसके बाद आ जाता है कि पदोन्नति का आधार क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया प्रमोशन जो हम कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। पहला हो जाता है योग्यता, मेरिट। दूसरा हो जाता है कुशलता, एबिलिटी। तीसरा आ जाता है वरीयता, सीनियरिटी। चौथा आ जाता है वरीयता एवं कुशलता, सीनियरिटी एंड एबिलिटी। यानी कि 4 वो बेसिस हैं जिनके बेसिस पर क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। जबकि विलियम आर स्प्रिगर जो थे उन्होंने जो बताया था कि जो पदोन्नति करते हैं, प्रमोशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक हो जाता है इंटर डिपार्टमेंटल, यानी कि अंतर विभागीय, एक विभाग से दूसरे विभाग में। डिपार्टमेंटल होता है विभागीय होता है, या फिर अंतर संयंत्रीय, इंटर प्लांट।
अलग अलग प्लांट जो लगे होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका जो विलियम आर स्प्रिगल थे उन्होंने बताए थे प्रकार। अब देख लेते हैं कि जो आधार अभी हमने डिस्कस किए हैं उन आधारों में क्या चीजें आती हैं। योग्यता, मेरिट। योग्यता से क्या मतलब हो जाता है कि जो व्यक्ति है, कर्मचारी है, उसका निष्पादन कैसा है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे पता चलता है, तो उसका आकलन किया जाता है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है बनाया है, एक अलग से चैप्टर है आपका, इस पर वीडियो अलग से बनी हुई है, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा किस तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। जो उसकी निष्पादन होती है उसकी जांच की जाती है, ये देखा जाता है कि उसने कितनी इफेक्टिवनेस से काम किया है, कहाँ पर वो है, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन भी दिया जाता है। ये हो जाता है उसकी मेरिट पर। फिर हो जाता है कुशलता, एबिलिटी। यहाँ पर जो कुशलता होती है, जो योग्यता और कुशलता को मोस्टली एक ही समझा जाता है, लेकिन थोड़ी सी योग्यता से वो डिफरेंस हो जाता है उसमें। जो योग्यता होती है वो शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल और बिजनेस से रिलेटेड, व्यावसायिक, ये सारे गुणों को सम्मिलित करती है। लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है कि जो जिसके पास अगर कोई भी चीज की डिग्री है, जरूरी नहीं है उस काम को करने में वो कुशल भी हो, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे डिग्री लेना और उस काम को आना दो अलग अलग चीजें हैं। बीकॉम बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन उस बीकॉम में जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट में जो चीजें समझाई जा रही, पढ़ाई जा रही, उनको डीपली नॉलेज होना एक अलग चीज है, और सिर्फ आपने बीकॉम पास कर लिया वो एक अलग चीज हो जाती है। इसी तरह जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहां पर जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बीटेक तो सब कर लेते हैं, लेकिन क्या है उसके बारे में नॉलेज अच्छे से होना वो एक अलग चीज होती है। तो वहां पर ये कहने का मतलब है जो आपकी योग्यता होती है, मेरिट होती है, वो एजुकेशनल हो सकती है कि हाँ ये इतनी आपकी मेरिट होनी चाहिए उस संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेने के लिए, या आप ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन उस ग्रेजुएट होने के साथ साथ जो टेक्निकल नॉलेज जिस चीज में आप ग्रेजुएट हैं उसकी क्या एक्चुअल में आपको नॉलेज भी है, वो हो जाती है आपकी एबिलिटी, कुशलता, कि कितने आप कुशल हैं। अकाउंट्स आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल अकाउंट्स आपको बनाने को दिया जाए अभी तो आप बना पाएंगे? आपको अकाउंट्स के सारे रूल पता है, लेकिन अगर आपको अभी लेजर बनाने को दे दिया जाएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है हमारी बुकिश नॉलेज से, काफी चेंजेस आ जाते हैं। जब टैली पे आप इसको बनाने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पहले लेजर बनता है टैली पर, बाद में आपका जो एंट्रीज होती है, जबकि जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं उसके बाद लेजर बनाते हैं। लेकिन जब आप टैली सॉफ्टवेयर पर बैठेंगे बनाने, अकाउंट्स बनाने, तो वहां पर पहले लेजर बनता है, कंपनी बनाई जाती है, उसके बाद हम बनाते हैं जो उसकी एंट्रीज है वो करते हैं। तो बुकिश नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस समझ लीजिए हो जाएगा आपका योग्यता, जो कि एजुकेशनल हो जाएगी आपकी, एबिलिटीज जो आपकी प्रोफेशनल, आपको कितनी चीजें वो आती हैं, कितनी आपको टेक्निकल एक्चुअल में नॉलेज है उस चीज की, वो हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर भी क्या दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। जो योग्यता का कुशलता का बेस जो होता है उसकी क्या बेनिफिट्स हैं या क्या उसकी हानियां हैं, मेरिट या डिमेरिट हैं। तो जो योग्यता कुशलता होती है तो उसका जो बेस है उसके जो प्रॉफिट्स हो जाते हैं या एडवांटेजेस होते हैं उसमें ये रहता है कि इसमें जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनमें आपस में कंपटीशन रहता है। एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा अच्छे से काम करना चाहता है क्योंकि वहां पर उसको उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही प्रमोशन मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो मोस्टली इसी बेसिस पर ही प्रमोशन होता है कि आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। जो ज्यादा अच्छा सा वर्क करता है, अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, वो ज्यादा आगे निकल जाता है। जो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, नई चीजों को सीख नहीं पा रहा है, वो उसी जगह पर काम करता रहता है, या हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि उसको हटा भी दिया जाता है अपनी पोजीशन से। तो ये भी रीजन हो जाता है कि जो कुशलता है या योग्यता है इसमें आपको अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटीज को दिखाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे कि आप आगे बढ़ भी सकते हैं। योग्यता का कुशलता के आधार पर पदोन्नति योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर देती है, कि जो योग्य है, जो डिजर्व करता है, वो आगे बढ़ पाएगा। फिर आता है कि कार्य कुशलता के आधार पर पदोन्नति से योग कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो अच्छा काम करेंगे तो उनको उसके बदले में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, इसलिए वो अच्छे से अच्छे ढंग से काम करना चाहते हैं। फिर आता है कि योग्यता का कुशलता के आधार पर पदोन्नति से संगठन के भीतर अच्छे कार्य का संस्कृति का पतन होता है, क्योंकि यदि संगठन का प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता का कुशलता में वृद्धि करेंगे तो संगठन को भी लाभ बढ़ेगा। इसमें रहता है कि जितनी अच्छी कुशलता से वो काम करेंगे उतना ही ज्यादा अगर उनको बेनिफिट होगा, तो संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो, उसको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो व्यक्तियों का समूह है, मिलकर बना है। गोल जो होते हैं सेम माने जाते हैं, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वही उसमें कार्य करने वाले लोगों के भी होते हैं। तो जब वो अच्छे ढंग से काम करेंगे तो वहां पर जो संगठन होगा उसको भी सीधा सीधा बेनिफिट होगा।
फिर आ जाता है कि कार्यकुशलता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति से संगठन में प्रगतिशीलता की भावना विकसित होती है और संगठन का लाभ बढ़ता है और साथ ही वो वैश्विक प्रतियोगिता की चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर एक अच्छा संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, वहाँ पर काम करने वाले लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं मिल करके, तो वहाँ पर आप किसी भी तरह की जो प्रतिस्पर्धा आती, कंपटीशन आता है, तो आसानी से उसका सामना करके आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कंपटीशन की अगर बात करें तो आज के टाइम में हर फील्ड में बहुत ज्यादा है। अपनी जगह बनाना, अपने आप को साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से अपनी तैयारी को बनाकर रखें। जब अभी से आप अपनी इस तैयारी को शुरू कर देंगे और आगे बढ़ने के लिए एक अपना टारगेट और गोल सेट कर लेंगे, तभी आप लाइफ में आज के टाइम में कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ये सारे हो जाते हैं कि जो मेरिट और एबिलिटी के बेसिस पर प्रमोशन दिया जाता है उसके लाभ या बेनिफिट्स कह सकते हैं। हानियां क्या होती हैं? हानियों में रहता है किसी की एबिलिटीज का, उसकी इफिशियंसी का, कि कितने अच्छे से काम कर सकता है, क्या योग्यताएं कुशलताएं हैं, इसका मापन सही ढंग से कर पाना पॉसिबल नहीं होता। और कभी कभी ये होता है कि इसमें पार्शियलिटी की भी गुंजाइश रहती है, क्योंकि आजकल आपको अगर रियलिटी के बेसिस पे हम बात करें तो रेफरेंस के बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा जॉब जो है वो रेफरेंस के बेसिस पे मिल रही होती है। तो वहां पे ये रहता है कि जो योग्य लोग होते हैं, जो एक्चुअल में डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको नहीं मिल पाती, लेकिन जो रेफरेंस के बेसिस पे आते हैं उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, बाकी इंटरव्यू से ही सीधे बाहर हो जाते हैं, कभी कभी इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता। तो रियलिटी अगर देखें तो वहाँ पर पार्शियलिटी होने की बहुत संभावना रहती है। योग्यता एवं कार्यकुशलता के आधार पर पदोन्नति से वरीयता का क्रम हतोत्साहित होता है। इसमें रहता है कि जो कभी कभी काफी सीनियर हैं लेकिन उनको नई चीजों की नॉलेज है, नहीं इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो वो उसी रैंक पर रह जाते हैं और उनसे जूनियर जो होते हैं वो काफी आगे निकल जाते हैं। फिर आ जाता है कि योग्यता एवं कार्यकुशलता के आधार पर पदोन्नति से प्रतियोगिता की भावना में वृद्धि होती है। कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि वहां पर फिर कंपटीशन ही रहता है, कभी कभी काफी अगली वे में हो जाता है। हम दूसरों को आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की एक प्रवृत्ति जो होती है डेवलप होती है, तो उसमें रहता है संस्था का जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो अच्छा नहीं रहता है, वो एक सहयोग वाला नहीं रह जाता है, उसमें आपस में क्या होता है लड़ाई झगड़े ये सब चीजें शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है योग्यता एवं कार्यकुशलता एक निश्चित सीमा तक प्रभावी रहती है, किंतु यह गारंटी करना कठिन है कि आगे चलकर भी प्रभावी होगी। सही बात है, कोई व्यक्ति जितनी इफिशियंसी अच्छी परफॉर्मेंस अभी दे रहा है, कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्यूचर में भी वो उतनी ही अच्छी से दे पाएगा। तो उसके बेसिस पे आपने उसे प्रमोट तो कर दिया, लेकिन अगर आगे जाकर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो वहां पर प्रमोशन उसका बेकार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी जो उसकी हानियां होंगी जब हम योग्यता के आधार पर किसी को प्रमोट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है वरीयता। वरीयता में क्या रहता है? सीनियरिटी में कि आप में जो गवर्नमेंट सेक्टर में होता है तो मोस्टली इसी के बेसिस पर प्रमोशन ही होता है कि 10 साल है या 15 साल है काम करने के बाद उस व्यक्ति को प्रमोट कर दिया जाता है हाई रैंक पर। तो सीनियरिटी के बेसिस पे जो होता है तो उसकी एक वरीयता क्रम बनता है कि कब आपने ज्वाइनिंग करी थी, कितने साल आपने कितने पोस्ट पर काम किया है, उसके बाद उसकी आगे उसको प्रमोशन मिलता है। तो उसमें रहता है कि एक के टाइम के बाद उसको प्रमोशन मिलेगा, उसकी रैंक भी बढ़ती है, मोटिवेशन भी होता है। लाभ क्या हो जाते हैं कि एक जो कर्मचारी है उसके मनोबल में वृद्धि होगी, आसानी से समझा जा सकता है, इसमें कोई भी ज्यादा आपको उसकी योग्यताओं के बारे में जानने की या किसी भी तरह का कोई वैल्यूएशन करने की, मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं होती है। एक सिंपल सा उसका ये देखा जाता है कि वरीयता क्रम देखा जाएगा, जितने भी उस विभाग में डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लोग उसी के बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाएगा। वरीयता पदोन्नति से संगठन के प्रति कर्मचारियों की भावना सकारात्मक वृद्धि होती है। यहाँ पर कोई कंपटीशन ही डेवलप नहीं होता, उन्हें पता है कि जिस भी बेसिस वो काम कर रहे हैं एक टाइम के बाद उनका प्रमोशन हो जाना है, वहाँ पर कोई कंपटीशन उनमें डेवलप होगा ही नहीं, वो आसानी से काम करते रहेंगे, आप जो एनवायरमेंट है वो भी सही बना रहेगा। फिर आ जाता है वरीयता पदोन्नति से एक निश्चितता का वातावरण पनपता है, उन्हें पता होता है कि इतने टाइम बाद उनका प्रमोशन होना है, तो जॉब सिक्योरिटी उनकी बनी रहती है। फिर आएगा कि प्रत्यक्ष संबंध कुशलता से भी है, संगठन में व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक 10 साल है 15 साल तक एक ही पोस्ट पर काम करने के बाद वो काफी एक्सपीरियंस अपने आप में गेन कर लेता है, उसी एक्सपीरियंस का यूज वो आगे जाकर भी कर सकता है। तो एक तरह से कहा जाए कि जस्टिफाई होता है कि अगर किसी ने काफी टाइम तक एक पोस्ट पर काम किया है तो अगर उसे आगे बढ़ाया जाएगा तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं बढ़ रहा, वो अपने अनुभव के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर वो आगे की पोस्ट भी अच्छे से संभाल पाएगा। तो ये सारा हो जाता है जो आपके जो सीनियरिटी के बेसिस है उसके मेरिट्स होते हैं। डीमेरिट क्या हो जाएंगे? मनोबल नहीं बढ़ता, कोई भी अभिप्रेरणा नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होता, उन्हें पता होता है कि एक टाइम के बाद उनको प्रमोशन मिल जाना है, मोटिवेट नहीं होते, फिर वो किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता तो अपने आप को प्रूव करने की भी उनके पास वो नहीं रहती कि हाँ हमें प्रूव करना है, हमें अच्छा करना है।
वो अपने आप के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है एक टाइम के बाद उनको प्रमोशन मिल जाना है, तो डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं देते। तो ये सारी हो जाती हैं क्या, डिमेरिट्स जो होती हैं सीनियरिटी बेसिस की। उसके बाद आ जाता है सीनियरिटी एंड अथॉरिटी, वरीयता एवं कुशलता। जब इन दोनों को मिला करके इन दोनों के बेसिस पर हम प्रमोशन करते हैं तो वो हो जाता है आपका वरीयता एवं कुशलता। अब ये डिपेंड करता है उस संस्था पर कि वो किसको चुनना चाहती है, किसको आधार बनाना चाहती है, वरीयता को या फिर कार्य कुशलता को। तो यहाँ पर दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है, एक ऐसा उचित आधार बनाया जाता है जहाँ पर दोनों ही चीजें जस्टिफाई हो सकें। तो इसके लिए एक स्पेक्ट्रम या वर्णाक्रम का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर। इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किन व्यक्तियों को आगे प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये हो जाते हैं वो बेस जिनके बेसिस पर प्रमोशन किया जा सकता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट रहा जिसमें हमने पदोन्नति के प्रमोशन के बारे में पढ़ा। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा डिमोशन, पदोन्नति, जो हम अपनी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।